क्या मांसाहारी आहार वास्तव में सोरायसिस के लिए मददगार हो सकता है और सबसे अच्छे नतीजे पाने का तरीका क्या है? इस वीडियो में आपको मांसाहारी आहार और सोरायसिस के बारे में सारी जरूरी जानकारी मिलेगी। यह अन्य डाइट प्लान से कैसे अलग है और इस दौरान किन चीजों से बचना चाहिए। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सबसे अच्छे नतीजे पाने के लिए अपनी प्रगति को कैसे मापें। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो आंत के माइक्रोबायोम असंतुलन से होने वाली सूजन को कम करने के लिए समर्पित हूँ। मैं खुद अपनी 20वीं के शुरुआती वर्षों में पाचन संबंधी समस्याओं और ऑटोइम्यून सूजन से जूझ चुका हूँ और मैंने एक ऐसी पद्धति विकसित की जो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे मरीजों के लिए भी कारगर रही। मेरी इस पद्धति को माइंड गट इम्यूनिटी अप्रोच कहते हैं और वर्षों में इससे हजारों लोगों को सफलता मिली है। अगर आपके जानने वाले किसी को सोरायसिस है और वे सूजन से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट gclinic.com पर जाएं और मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं सोरायसिस से उबरने के व्यावहारिक कदम और सिर्फ 6 हफ्तों में स्थायी परिणाम पाने के तरीके बताऊंगा। हमने कुछ अध्ययनों में देखा है कि सोरायसिस को नियंत्रित करने के लिए कार्निवोर डाइट को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन कुछ शोध इसके विपरीत भी हैं, जिनमें कार्निवोर डाइट को सोरायसिस के विकास से भी जोड़ा गया है। तो इतनी भिन्न भिन्न जानकारियों के बीच हम कैसे पता करें कि सोरायसिस के लिए वास्तव में क्या काम करता है? जैसा कि मैंने अपने वीडियो सोरायसिस के लिए आदर्श आहार में बताया था, मैं व्यक्तिगत फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर डाइट को हर व्यक्ति के अनुसार अपनाने में विश्वास करता हूं और मैं हमेशा 4 मुख्य मानदंडों का उपयोग करता हूं यह तय करने के लिए कि कोई डाइट सोरायसिस के लिए काम करेगी या नहीं। यहाँ उन 4 मानदंडों का एक त्वरित पुनरावलोकन है। पहला है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकताएं, तीसरा है माइक्रोबायोम की विशिष्टता और चौथा है फूड सेंसिटिविटी। अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं तो सोरायसिस के लिए आदर्श आहार वीडियो देखें, लेकिन मैं यहाँ भी आपको इसका एक संक्षिप्त विवरण दूंगा। समीक्षा के लिए आपके आंत में हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस कार्ब्स जैसे शुगर, स्टार्च और फाइबर को फर्मेट करते हैं, जिससे पेट फूलना, गैस और सूजन होती है। अब कार्निवोर डाइट की बात करते हैं और देखते हैं कि यह फिडो डाइट जो मैं सोरायसिस के लिए सुझाता हूं से कैसे अलग है। हाँ, कार्निवोर डाइट कभी कभी सोरायसिस में मदद करती है क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट्स को हटाकर सूजन कम करती है। सोरायसिस के लिए कार्निवोर डाइट पूरी तरह जानवरों के उत्पादों पर केंद्रित है, जिसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलन के लिए शामिल होते हैं। यह डाइट सभी कार्ब्स, फाइबर, लैक्टोज, शुगर और स्टार्च हटा देती है, जिससे हानिकारक आंत बैक्टीरिया और फंगस को खाने को कुछ नहीं मिलता। सोरायसिस के लिए लो कार्ब या कीटो डाइट्स के विपरीत कार्निवोर डाइट कार्ब्स को पूरी तरह से खत्म कर देती है और कैलोरीज को फैट्स और प्रोटीन के रूप में प्रदान करती है, और ऐसा करके कार्निवोर डाइट आंत में मौजूद खराब बैक्टीरिया और फंगस को खाना नहीं देती। इसी वजह से कुछ लोग सोरायसिस के दौरान फ्लेयरअप्स में या जब दूसरी डाइट्स काम नहीं करती तब इसे अस्थायी रूप से अपनाते हैं। लेकिन क्या आपको वे 4 मानदंड याद हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था? आइए देखें कि यह डाइट लंबे समय में कैसे काम करती है। हालांकि कार्ब्स को हटाने से हानिकारक बैक्टीरिया को भूखा रखना मददगार हो सकता है, लेकिन यह लंबे समय तक आंत की सेहत की समस्याओं को पूरी तरह हल नहीं करता, क्योंकि यह स्वस्थ माइक्रोबायोम संतुलन की बहाली सुनिश्चित नहीं करता। ध्यान रखें, सोरायसिस वाले लोगों में इंटरल्यूकिन 23, इंटरल्यूकिन 12 का स्तर बढ़ा हुआ होता है और सोरायसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाएं इन्हीं सूजन पैदा करने वाले साइटोकाइंस को रोकती हैं। लेकिन ये साइटोकाइंस कहाँ बन रहे हैं? ये आंत में बन रहे हैं और मैं जल्द ही समझाऊंगा कि यह कैसे होता है। आइए पहले मानदंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स से शुरुआत करते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स वे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो पौधों के सुपरफूड्स से मिलते हैं। ये पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी लाभ प्रदान करते हैं जो सोरायसिस से पीड़ित लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि ये आंत में पैदा हो रही सूजन को शांत करने में मदद करते हैं। इस 2023 के अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक सप्लीमेंटेशन कैसे आंत के माइक्रोबायोटा को सुधार सकता है और सोरायसिस के मरीजों में देखी जाने वाली सूजन को कम कर सकता है। इनमें सोराइटिक गठिया, त्वचा का सोरायसिस और सिर का सोरायसिस शामिल हैं, और यह 2023 का एक अध्ययन है जिसमें यह आंका गया है कि जीरा आंत के माइक्रोबायोम में कैसे सुधार करता है और त्वचा की सूजन को कम करता है।
फाइटोन्यूट्रिएंट्स कई श्रेणियों में आते हैं, जिनमें पॉलीफेनोल्स, टर्पीन, डायोसोनेट्स, फाइबर, रेजिस्टेंट स्टार्च, ओमेगा फैट्स और एल्कलॉइड्स शामिल हैं। ये यौगिक सूजन को कम करने के लिए बेहद जरूरी हैं, जो आंत के स्वास्थ्य को सुधारने और सोराइसिस के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। अब सोराइसिस के लिए एक सख्त मांसाहारी आहार इनमें से किसी भी फाइटोन्यूट्रिएंट को शामिल नहीं करता है। तो अगर आप इसे आजमाने के लिए दृढ़ हैं, तो आप फिर भी हर्बल चाय को शामिल कर सकते हैं, जो बिना किसी अतिरिक्त कार्ब्स, फाइबर या शक्कर के फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रदान करती हैं। अन्य सोराइसिस आहार जैसे पैलियो और कीटो फाइटोन्यूट्रिएंट्स को शामिल करते हैं, और खासकर पैलियो डाइट में पहले सब्जियों की अनुमति थी, इससे पहले कि यह अधिक मांसाहारी जैसी हो गई। तो अगर आपके लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन लो कार्ब या एटकिंस डाइट्स पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि एक सख्त मांसाहारी दृष्टिकोण के साथ आपको वे फाइटोन्यूट्रिएंट्स के लाभ नहीं मिलेंगे जो सोराइसिस की सूजन में मदद करते हैं। अब चलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकताओं के बारे में बात करते हैं। सोराइसिस के लिए मांसाहारी डाइट वास्तव में शरीर की मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरतों को पूरा करने में काफी प्रभावी है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन शामिल हैं, और आप मेरी वेबसाइट पर मौजूद कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपनी लंबाई, वजन और गतिविधि स्तर डालकर अपने लिए व्यक्तिगत मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत का अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मांसाहारी डाइट अपना रहे हैं, तो आपको कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे फैट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करना। आमतौर पर सोराइसिस डाइट, जिसमें आधी कैलोरी फैट से आती है, अच्छी मानी जाती है। हालांकि मुझे मांस में पाए जाने वाले सैचुरेटेड फैट्स पसंद नहीं हैं, क्योंकि ये सूजन संबंधी प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं। मुझे मांस में पाए जाने वाले जानवरों के कोलेस्ट्रॉल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इससे शरीर में एराकिडोनिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। मैंने अपने चैनल के अन्य वीडियो में सोराइसिस की सूजन के इन दोनों रास्तों का वर्णन किया है, तो अगर आपको ताज़ा जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक इन अन्य वीडियो को देख सकते हैं। अब जब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए सोराइसिस डाइट तैयार करता हूँ, तो वे आमतौर पर स्पष्ट कारणों से कम कार्ब वाली होती हैं, और ज्यादातर फैट्स पौधों पर आधारित ओमेगा स्रोतों से आते हैं, इसलिए आपको यह समस्या नहीं होती। हालांकि मैक्रोन्यूट्रिएंट के नजरिए से कार्निवोर डाइट सोराइसिस के लिए अच्छी तरह काम करती है, लेकिन इसमें जानवरों की चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को लेकर निश्चित रूप से कुछ चिंताएं हैं। अब चलिए माइक्रोबायोम की विशिष्टता पर नजर डालते हैं। यहाँ फिर से वही समीकरण है, खराब बैक्टीरिया और फंगस कार्ब्स पर पलते हैं, जिससे सूजन होती है। अब यह सूजन जोड़ों तक जा सकती है, यह त्वचा तक जा सकती है, और यही हम सोराइसिस में देखते हैं। यह इंटरल्यूकिन 23 और इंटरल्यूकिन 12 के स्तर को बढ़ा देता है, और यही वे आणविक लक्ष्य हैं जिन पर ये सभी बड़ी बायोलॉजिक दवाएं काम करती हैं। अब जबकि कार्निवोर डाइट कार्ब्स को हटा देती है, क्या यह वास्तव में अच्छे बैक्टीरिया के विकास को प्रोत्साहित करती है? इसका जवाब पूरी सहानुभूति के साथ नहीं है। मुझे पता है कि यह राय विवादास्पद हो सकती है, क्योंकि YouTube पर ऐसे लोग हैं जो तर्क करते हैं कि कार्निवोर डाइट पर आंत माइक्रोबायोम की विविधता बेहतर होती है, और यहाँ तक कि इस बहस के लिए पूरे रेडिट थ्रेड्स भी समर्पित हैं। लेकिन मेरे अनुभव में सैकड़ों नहीं तो हजारों स्टूल स्टडीज की समीक्षा करने के बाद मैंने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति में जो सोराइसिस के साथ कार्निवोर डाइट का पालन कर रहा हो, एक स्वस्थ और कार्यात्मक माइक्रोबायोम नहीं देखा है। सोराइसिस से जुड़ी सूजन, चाहे वह जोड़ों में हो या त्वचा में, अक्सर आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी से शुरू होती है, क्योंकि 80% इम्यून सिस्टम आंत में होता है। इसी वजह से हमारे प्रोग्राम में हम जापान से पेटेंटेड प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करके माइक्रोबायोम को संतुलित करते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं। लेकिन हम अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि को चुनिंदा रूप से कैसे प्रोत्साहित करें? यह कार्ब्स से बचकर नहीं होता, यह सही फाइटोन्यूट्रिएंट्स चुनने से होता है, और यहीं पर माइंड-कट इम्यूनिटी मेथड सबसे बेहतर है। हमने एक सोराइसिस डाइट तैयार की है जो लाभकारी बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा देती है, जो एक सुरक्षात्मक बायोफिल्म बनाते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस को बाहर कर देते हैं। कई हफ्तों के दौरान यह प्रक्रिया शरीर में प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे TNF, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 23 और इंटरल्यूकिन 12 के उत्पादन को कम कर देती है। सोराइसिस के लिए कार्निवोर डाइट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह मूल समस्या को संबोधित नहीं करती। हाँ, आप कार्ब्स बंद करके बुरे बैक्टीरिया को खाना नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप फाइबर, स्टार्च या शुगर दोबारा शुरू करते हैं, लक्षण फिर से उभर आते हैं, और मैंने यह बार बार होते देखा है। लोग कार्निवोर डाइट में असफल हो जाते हैं क्योंकि यह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। जैसे ही वे फिर से कार्ब्स खाना शुरू करते हैं, उनके लक्षण वापस आ जाते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोम की गड़बड़ी की जड़ समस्या हल नहीं हुई थी। दूसरी ओर फाइटो डाइट सोराइसिस से जुड़ी आंत माइक्रोबायोम की समस्याओं को ठीक करती है।
लंबे समय में यह आपको अपनी डाइट को लेकर ज्यादा आज़ादी देती है, यहाँ तक कि आप बिना किसी लक्षण के चीट मील भी खा सकते हैं। मैं आमतौर पर अपने क्लाइंट्स को प्रोग्राम के दूसरे या तीसरे महीने तक, जब तक हम ज्यादातर आंत की समस्याएं हल कर लेते हैं, चीट मील शामिल करना सिखाता हूँ। जहां एक और कार्निवोर डाइट सोराइसिस के फ्लेयर अप के दौरान मदद कर सकती है, वहीं यह हमारे क्लाइंट्स के लिए तैयार की गई कस्टमाइजर फाइटो डाइट्स की तुलना में कोई टिकाऊ दीर्घकालिक रणनीति नहीं है। मैंने कई लोगों से डिस्कवरी कॉल्स की हैं जिन्होंने सोराइसिस के लिए कार्निवोर डाइट आजमाई, लेकिन उन्हें स्थायी परिणाम नहीं मिले। उनमें से कई को अस्थायी राहत मिली, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्ब्स दोबारा शुरू किए, उनके लक्षण वापस आ गए। और यह कहानी मैं अक्सर सुनता हूँ। मेरा आशय है कि सोराइसिस के लिए कार्निवोर डाइट की यह ईमानदार समीक्षा आपको यह तय करने में मदद करे कि यह आपके लिए सही विकल्प है या नहीं। हालांकि यह अल्पकालिक रूप से मदद कर सकती है, लेकिन दीर्घकालिक राहत के लिए आंत के माइक्रोबायोम को ठीक करना सबसे जरूरी है। आखिर में चलिए आखिरी मानदंड फूड सेंसिटिविटीज पर चर्चा करते हैं। सोराइसिस से निपटते समय फूड सेंसिटिविटीज एक बड़ी समस्या होती हैं, और अपनी अन्य वीडियो में मैं 4 मुख्य प्रकार के फूड सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में बताता हूं जो उपलब्ध हैं। स्किन प्रिक टेस्ट, ईडी ब्लड टेस्ट, IgG4 ब्लड टेस्ट और नया मीडिएटर रिलीज ब्लड टेस्ट। अगर आप इन टेस्ट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी सोराइसिस के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग पर बनी वीडियो देखने की सलाह दूंगा। अब सोराइसिस के लिए कार्निवोर डाइट की बात करें तो हमें जटिल प्रोटीनों पर चर्चा करनी होगी, जिसे मैंने अपनी पिछली चर्चाओं में भी उठाया था। इसका मतलब है कि मांस के एक या एक से अधिक प्रकार या यहाँ तक कि अंडों के प्रति संवेदनशीलता विकसित होने की संभावना काफी अधिक है। और यही वजह है कि कार्निवोर डाइट सोराइसिस के लिए जोखिम भरी हो सकती है, क्योंकि यह आपके खाने के विकल्पों को बहुत सीमित कर देती है और फूड सेंसिटिविटीज की संभावना बढ़ा देती है। ठीक है, यही था मेरा आज का चर्चा। नीचे कमेंट्स में बताएं कि कार्निवोर टाइप डाइट्स के साथ सोराइसिस में आपका अनुभव कैसा रहा, आपके लिए क्या काम आया और क्या नहीं। मैं आपके अनुभवों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने क्लाइंट्स में माइंड कट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके शानदार सफलता पाई है, और मैं कस्टमाइजर फाइटो डाइट्स और केंद्रित गट माइक्रोबायोम रिकैलिब्रेशन स्ट्रैटेजीज का मजबूत समर्थक हूं, जिससे हमारे क्लाइंट्स को स्थायी सफलता मिलती है। तो अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा की तरह यह थे डॉक्टर चानू दसारी माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और मैं आपको अगली बार मिलूंगा।